हरिद्वार, जो कि देवभूमि उत्तराखंड का एकमात्र धार्मिक नगरी है। दोस्तों आज की इस वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको हरिद्वार कैसे एक्सप्लोर करना है, हरिद्वार में आपको कहाँ रुकने की बंदोबस्त होगी, हरिद्वार में हमको कौन कौन से दर्शनीय स्थल घूमना है, हरिद्वार के हमको हर की पौड़ी के गंगा घाट की आरती हमको कैसे सम्मिलित होनी है, हरिद्वार में हमको घूमने के लिए कितने दिन का समय लगेगा, हरिद्वार से यात्रा कौन कौन सी शुरू होती है, कौन सा बेस्ट टाइम होता है हरिद्वार आने के लिए, खाने पीने की क्या बंदोबस्त रहेगी, और वीडियो के अंत में ये भी जानेंगे कि हरिद्वार यात्रा को करने के लिए आपको एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। तो बने रहेगा मेरी वीडियो में, एक एक करके सारी बातों को विस्तारपूर्वक वर्णन करूंगा, जिससे आपको इस हरिद्वार यात्रा करने के लिए काफ़ी सहूलियत मिले और आपका कुल खर्चा भी कम है। तो चलिए बिना विलंब किए हम वीडियो को आरंभ करते हैं और सबसे पहली बात करते हैं कि आपको हरिद्वार कैसे पहुंचना है। दोस्तों हरिद्वार पहुंचने के लिए मेजर आपके पास 3 ऑप्शन आते हैं। पहले ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो वह आपका बाई ट्रेन का। जैसे यदि आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो हरिद्वार में ही रेलवे स्टेशन है, जो कि देश के विभिन्न राज्यों से, विभिन्न शहरों से वेल कनेक्टिविटी आपको देखने को मिल जाएगी हरिद्वार तक के लिए। तो आप हरिद्वार तक बाई ट्रेन के माध्यम से आ सकते हैं और यहाँ उतर के आप दर्शनीय स्थल को घूम सकते हैं। वही अगर मैं दूसरे ऑप्शन की बात करूँ वो है आपका फ्लाइट का। दोस्तों यदि आप बाई फ्लाइट आना चाहते हैं तो जो नजदीकी एयरपोर्ट है वो है आपका जॉली ग्रैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट देहरादून, जो कि हरिद्वार से लगभग 52 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो आप देहरादून आ जाइए और देहरादून से बाई रोड या बाई बस के द्वारा आप डायरेक्टली हरिद्वार पहुंच सकते हैं, जो कि लगभग आपका 2 घंटा लगेगा और आप फाइनली हरिद्वार रीच हो जाएंगे। वही अगर मैं तीसरे और अंतिम ऑप्शन की बात करूं तो वह आपका बाई बस का। दोस्तों देश के विभिन्न राज्यों से, विभिन्न शहरों से डायरेक्ट कनेक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी हरिद्वार के लिए। चाहे आप दिल्ली से आइए, चाहे आप राजस्थान से आइए, चाहे आप हिमाचल से आइए, हरिद्वार के लिए आपको वेल कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है बसों की। इंटर स्टेट बस हो, चाहे गवर्नमेंट की बस हो, चाहे आपकी प्राइवेट बस हो, यहाँ पे ढेर सारे आपको कन्वीनियंस देखने को मिलेंगे हरिद्वार तक के लिए। तो तीसरा ऑप्शन आपका बस का है। अगर आप बस ऑप्शन से आते हैं तो आप बस के माध्यम से भी अच्छे से पहुंच सकते हैं। चलिए दोस्तों हम हरिद्वार पहुंच चुके हैं और अब हम बात करते हैं कि हमको हरिद्वार में कहाँ रुकना चाहिए और हमारा होटल का बजट कितना होगा। दोस्तों यहाँ पे हरिद्वार में रुकने के लिए आपके पास बेसिकली 2 मेजर ऑप्शन आते हैं। पहले ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो वह आपका धर्मशाला, गेस्ट हाउस या फिर कोई ऐसे सस्ते होटल जो कि आश्रम के तौर पर रहते हो। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ढेर सारे आपको हर की पौड़ी के पास भी देखने को मिलेंगे। रेलवे स्टेशन के आसपास तो आपको ज़्यादा आश्रम धर्मशाला देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हरिद्वार रेलवे स्टेशन से आप अगर 3 से 4 किलोमीटर के रेडियस पे जाएंगे तो आपको बहुत सारे आश्रम, बहुत सारे धर्मशाला देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपका 100 रुपये 200 रुपये में एकोमोडेशन हो जाएगा। जिसमें से एकमात्र फेमस आपका है यहाँ पर शांति कुंज। तो दोस्तों शांति कुंज भी बहुत फेमस है, जो कि हरिद्वार रेलवे से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो वहाँ तो आपको निःशुल्क ठहरने की व्यवस्था होती है। तो यदि आप बजट ऑप्शन चुनते हैं तो आप इस तरीके से यहाँ अपना स्टे बना सकते हैं, जो कि 200, 300, 400, 500 रुपये अलग अलग आश्रम का, अलग अलग धर्मशाले का टैरिफ होता है। वही अगर दूसरे ऑप्शन की बात करूँ तो वह आपका प्राइवेट होटल्स। तो दोस्तों हरिद्वार में उतने महंगे होटल्स नहीं है जैसा कि ऋषिकेश में है। तो हरिद्वार में आपको बजट ऑप्शन अगर आप चुनते हैं, अगर आप सुपर डिलक्स रूम भी लेते हैं तो ये मान के चलिए आपका दोस्तों 1000 रुपये 1500 रुपये में आपको अच्छे 3 स्टार कैटेगरी के होटल, सुपर डिलक्स के होटल देखने को मिल जाएंगे। तो यदि आप इन होटल में रुकना चाहते हैं तो प्राइवेट होटल्स में भी रुक सकते हैं, जो कि हरिद्वार रेलवे स्टेशन के आसपास भी है और हरिद्वार से 2 से 3 किलोमीटर के रेडियस में भी है। तो दोस्तों ये बातें थी कि हमको हरिद्वार में कहाँ स्टे करना है। इसी के साथ ही साथ बात करते हैं दोस्तों कि हमको खाने पीने की क्या बंदोबस्त होगी। तो दोस्तों हरिद्वार में आपको किसी भी तरीके की खान पान की दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये एक धार्मिक नगरी है। तो यहाँ पे आपको हर जगह शुद्ध शाकाहारी भोजन, मारवाड़ी भोजन, जैन फूड, हर एक चीज़ें यहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाएगी। वही कॉस्ट की बात की जाए दोस्तों तो ये मान के चलिए कि आपका 150 से 200 रुपये की थाली मिलेगी, जिसमें आप भरपेट अपना शाकाहारी भोजन आराम से ग्रहण कर लेंगे। तो दोस्तों ये बातें थी कि हमको हरिद्वार में कहाँ रुकना है और कहाँ हमको खान पान की बंदोबस्त करनी है। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं कि अब हमको हरिद्वार में कौन कौन से साइट सीइंग करने हैं और हमारा साधन क्या होगा इन सभी साइट सीइंग को करने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो ये बता दो कि हरिद्वार में सबसे ज्यादा क्राउड जो होता है वो होता है जब 4 धाम के कपाट खुल जाते हैं। यानी कि 4 धाम यानी कि उत्तराखंड के 4 धाम जो होते हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, इन चारों धाम के जब कपाट खुल जाते हैं तो उस समय पे यात्रा शुरू होने के कारण हरिद्वार ऋषिकेश पूरी तरीके से पैक होता है। इतना ज्यादा क्राउड, इतना ज्यादा होटल के टैरिफ और गाड़ियों की भी बहुत ज्यादा कॉस्ट होती है। वही अगर आप 4 धाम यात्रा कर रहे हैं तब तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको इस भीड़ का सामना करना ही पड़ेगा। वही अगर आप पैकेज लेके घूमना चाहते हैं दोस्तों तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक नंबर मिल रहा है और पॉपअप में भी एक नंबर आ रहा है। यहाँ से जाके आप कॉल करके जो भी आप 4 धाम की पैकेज हो, केदारनाथ के पैकेज हो, चाहे बद्रीनाथ के पैकेज हो, किसी भी तरीके का पैकेज अगर आप लेना चाहते हैं तो वहाँ जाके कॉल कीजिए। हमारी टीम आपको असिस्ट करेगी और आपको जो भी बेस्ट पैकेज होगा वो आपको प्रोवाइड कर देगी। चलिए दोस्तों तो बात कर रहे थे हम कि हमको हरिद्वार में कौन कौन से साइट सीइंग करना है। तो दोस्तों हरिद्वार का जो सबसे फेमस और सबसे मुख्य स्पॉट है वो है आपका मनसा देवी मंदिर। दोस्तों मनसा देवी मंदिर जाने के भी आपके पास 3 ऑप्शन आते हैं। पहले ऑप्शन की अगर बात की जाए दोस्तों तो वो है आपका रोप वे का, जो कि वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से चलाया जाता है। दोस्तों रोप वे का जो ऑप्शन है यानी कि मनसा देवी जाने के लिए वो आपको वहाँ नीचे से पहले टिकट कटानी पड़ेगी। नीचे से टिकट आप कटा लीजिए, जिसमें आपका 250 रुपये की एक एडल्ट की फेयर होती है दोस्तों, यानी कि राउंड ट्रिप का आना और जाना। तो आप वहाँ टिकट ले लीजिए।
टिकट में कभी कभार काफ़ी लंबी कतार हो जाती है, कम से कम आपको 1.5 से 2 घंटे तो टिकट के लिए लाइन लगना पड़ता है। तो आप लाइन में लगिए, रोपवे की टिकट आपको मिलेगी और आप इस रोपवे के द्वारा आप मनसा देवी मंदिर पहुंच सकते हैं। वही अगर दूसरे ऑप्शन की बात की जाए दोस्तों, तो वो है आपको वहाँ पे स्कूटी के द्वारा। दोस्तों वहाँ पे कुछ लोकल लोग वहाँ पे अपनी स्कूटी से भी आपको उस मेन गेट तक ड्रॉप करते हैं और मेन गेट तक का ड्रॉप करने का आपको 250 रुपये लेते हैं। और स्कूटी से अगर आप करेंगे तो आपका आधा रास्ता तय हो जाता है और वहाँ से फिर 10 से 15 मिनट की ट्रैक आपकी रह जाती है। तो आप इस माध्यम से भी दूसरा ऑप्शन चुन सकते हैं। वही अगर तीसरे ऑप्शन की बात करें तो टोटली ट्रैक, अगर आप डायरेक्ट ट्रैक करके जाएंगे तो ये मान के चलिए दोस्तों आधे घंटे का ट्रैक होता है मनसा देवी मंदिर का पार्किंग एरिया से, जहाँ से हमको ऊपर चढ़ाई करनी है। तो वहाँ से आप ट्रैकिंग करते करते जाएंगे। चढ़ाई बहुत ज़्यादा स्टीप है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे मैं पैदल यात्रा किया था तो मुझे कम से कम आधे घंटे लग गए थे। तो पूरी खड़ी चढ़ाई है, थोड़ा आराम से चलिए और जय माता दी कहते हुए वहाँ पहुँचिए। सबसे पहले यहाँ पे पहुँच के आपको हाथ पैर धोकर यहाँ पे आपको सबसे पहले शू स्टैंड देखने को मिलेगा, जो कि निःशुल्क है मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट की तरफ से। तो यहाँ पे आप अपने स्टैंड पे जूते चप्पल रख दीजिए। इसके पश्चात आप लाइन में लग जाइए, जय माता दी कहते हुए आप मंदिर प्रांगण में प्रवेश कीजिए। दोस्तों मंदिर प्रांगण में प्रवेश करेंगे तो मान के चलिए कि आपको अधिकतम आधे घंटे में आपको दर्शन मिल जाएगा, क्योंकि लाइन के ऊपर डिपेंड करता है कि उस समय पे माता जी के लाइन कितने हैं। नवरात्रि का टाइम रहेगा तो जाहिर सी बात है कि बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगी। अगर नवरात्रि का टाइम पीरियड नहीं है तो मान के चलिए कि आपका आधे घंटे में आराम से दर्शन हो जाएगा। तो आप दोस्तों मनसा माता जी के दर्शन कीजिए और इसके पश्चात आप मंदिर प्रांगण से बाहर आ जाइए। दोस्तों मैं मनसा देवी मंदिर के अंदर का फोटो आपको नहीं दिखा सकता, क्योंकि यहाँ पे वीडियोग्राफी अलाउ नहीं थी। तो दोस्तों जैसे ही मंदिर प्रांगण से आप बाहर आएंगे तो बाहर आते साथ आपको और भी ढेर सारे यहाँ पे आपको मंदिर देखने को मिलेंगे, जिनमें से हमारे पंचमुखी हनुमान मंदिर है, पशुपतिनाथ मंदिर है, भोलेनाथ जी के मंदिर है, गणेश जी के मंदिर है। तो ये सारे मंदिर को आप दर्शन करते हुए आप मंदिर कैंपस से बाहर आ जाइए और आप वापस अपने अगले स्थान की तरफ प्रस्थान ले सकते हैं। तो दोस्तों मनसा देवी आपका मुख्य तौर पर सबसे पहला स्पॉट आता है, जो कि हरिद्वार का सबसे फेमस साइट सीइंग में है। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं हम दोस्तों, वो है आपका चंडी देवी का मंदिर। दोस्तों ये यहाँ से ये मनसा देवी माता जी के मंदिर से जो ऊपर वाले पार्ट से यहाँ से आपको ये पूरा नीचे का व्यू दिखता है। यानी कि ये जो देख रहे हैं ये हमारी ऋषिकेश वाली हाईवे है, ऋषिकेश देहरादून वाली, और ये हमारी गंगा नदी। और इस पहाड़ पर अगर आप यहाँ से देखेंगे तो अगर आपको दिख रहा होगा तो ये है हमारी चंडी माता जी का मंदिर। तो यहाँ के लिए भी रोप पे जाती है और इनकी कॉम्बो टिकट्स भी कटती है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि ये रोप पे जो जा रही है, तो या तो आप मनसा देवी प्लस चंडी देवी माता का मंदिर जो उस पहाड़ी पर देख रहे हैं आप, वहाँ पर दोनों का एक साथ टिकट कटा सकते हैं। अदरवाइज़ आप चाहें तो आप सेपरेट भी काट सकते हैं। तो आप जिस तरीके से टिकट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप मनसा देवी मंदिर तो ट्रैक के द्वारा भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ 1 किलोमीटर का ही यहाँ का फासला है। निकल पड़ी अपने अगले साइड सीइंग की तरफ, जो कि रहेगा आपका राजाजी नेशनल पार्क। दोस्तों राजाजी नेशनल पार्क एक नेशनल पार्क है, जहाँ पे 4x4 की जिप्सी जाती है, गवर्नमेंट की जीप जाती है, और यहाँ पे आप विजिट कीजिएगा। अगर आपके पास समय है तो ही आप राजाजी नेशनल पार्क जाइएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ये मान के चलिए कि यहाँ पे आपको कम से कम घूमने के लिए 4 से 5-6 घंटे लगभग देने पड़ेंगे। तो अगर आपके पास समय है तो ही आप राजाजी नेशनल पार्क जाइएगा। अदरवाइज आप हरिद्वार की मेन सिटी को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। वही अगर मैं अगले स्पॉट की बात करूँ दोस्तों, तो वो है आपका हरिद्वार का सबसे फेमस हर की पौड़ी घाट, जो कि शाम के वक्त में गंगा आरती के लिए भव्य यहाँ पे आयोजन किया जाता है और बहुत ही जन सैलाब हो जाता है इस गंगा आरती के दरमियान। यह है दोस्तों गंगा घाट, जिसको हर की पौड़ी घाट बोला जाता है। दोस्तों इस हर की पौड़ी घाट में जैसे शाम को 4 बजेंगे तो यहाँ पे दोस्तों भक्तों की भीड़ इकट्ठा होने लग जाती है, सिर्फ हर की पौड़ी में होने वाले गंगा आरती के लिए। दोस्तों गंगा आरती यहाँ पे इतनी प्रसिद्ध होती है कि यहाँ पे आपको घाट के पास खड़े होने की भी जगह नहीं मिलती है। अब मैं आपको शाम का नज़ारा दिखाता हूँ। ये है दोस्तों शाम के वक्त का नज़ारा, कितना ज़्यादा दोनों ही साइड गंगा नदी के इस पार और गंगा नदी के उस पार दोनों साइड में आपको घाट पे पूरी तरीके से जन सैलाब देखने को मिल रहा है, इतना क्राउड। और यहाँ पे सब लोग हर हर गंगे कहते हुए तालियों के साथ माँ गंगा की आरती में सम्मिलित होते हैं। तो यदि आपको हर की पौड़ी घाट पे गंगा आरती में सम्मिलित होना है तो शाम के वक्त ये मान के चलिए कि आपको अधिकतम 4:30 से 5 बजे तक पहुँच ही जाना है, तभी आप वहाँ पे लाइन में लगकर आप फर्स्ट में आपको गंगा आरती देखने को मिलेगी। अदरवाइज आप थोड़ा सा पीछे रह जाएंगे, फिर आपको जगह भी नहीं मिलेगी। हालांकि दोस्तों मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो में बता दिया ऋषिकेश में भी गंगा आरती होती है, और ऋषिकेश के कौन कौन से साइट सीइंग घूमने हैं उसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे है और ऊपर आई बटन पे भी आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आप ऋषिकेश भी घूमना चाहते हैं तो उसकी भी वीडियो मैंने आपको दे रखी है, वहाँ भी जाके आप विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप गंगा आरती में सम्मिलित होइए और गंगा आरती में हर हर गंगे कहते हुए आप अपनी यात्रा प्रस्थान कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये बातें थी कि अगर आप हरिद्वार के ये 3 से 4 पॉइंट जो कि फेमस पॉइंट है, इन अगर पॉइंट को दर्शन करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, तो आपके लिए दोस्तों एक दिन पर्याप्त है, यानी कि 1 नाइट 2 डे सफिशिएंट है। वही अगर आप हरिद्वार में और भी बहुत सारे छोटे टेम्पल्स हैं और भी बहुत सारे देखने की चीजें हैं, उन सब पॉइंट को अगर बारीकी से करना चाहते हैं तो मान के चलिए दोस्तों आपको 2 दिन तो अवश्य देना पड़ेगा हरिद्वार के लोकल करने के लिए। अदरवाइज आप एक दिन में भी ये ट्रिप बना के आप अपनी आगे की यात्रा कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं कि इस साइट सीइंग को करने के लिए हमारा साधन क्या होगा और हम किस माध्यम से ये सारी चीजें को घूमें। दोस्तों हरिद्वार में अगर आप ई रिक्शा के द्वारा सारी यात्रा करेंगे तो दोस्तों मान के चलिए कि आपका हर एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन जाने में 20 रुपए 30 रुपए 40 रुपए अधिकतम लगेगा पर पर्सन। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। वही अगर आप कैब हायर करके घूमना चाहते हैं, यानी कि गाड़ी बुक करके घूमना चाहते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि 1500 से 2000 रुपए गाड़ी वाला आपका लेगा और आपको सारे साइट सीइंग करा के शाम के वक्त में आपको गंगा घाट पे छोड़ देगा। तो इस तरीके से दोनों ही ऑप्शन आपके पास आते हैं कि आपको प्राइवेट टैक्सी से घूमना है या फिर आप ई रिक्शा से भी अपना काम चला लेंगे। चलिए दोस्तों अगली और अंतिम बात करते हैं कि इस हरिद्वार यात्रा को करने के लिए आपको एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। दोस्तों यदि आप हरिद्वार 1 नाइट 2 डेज की ट्रिप बनाते हैं तो ये मान के चलिए कि आप अगर बजट होटल में रुक रहे हैं, खान पान भी नॉर्मल कर रहे हैं और अगर आप ई रिक्शा से घूम रहे हैं तो दोस्तों आपका 1000 रुपए के अंदर ही पर पर्सन कॉस्ट आएगा और आप अच्छे तरीके से हरिद्वार को एक्सप्लोर कर लेंगे। वही अगर आप थोड़े अच्छे होटल में रुकते हैं और कैब लेके घूमते हैं तो ये मान के चलिए दोस्तों का आपका 2500 तक भी पर पर्सन कॉस्ट आ सकता है और आप हरिद्वार को एक्सप्लोर कर लेंगे। इस फिल्म में दोस्तों मैंने किसी भी तरीके की आपके ट्रेन की टिकट, फ्लाइट की टिकट को ऐड नहीं किया है। इस फिल्म मैंने केवल दोस्तों आपके इस ट्रिप में कितने खर्चे होने वाले उसकी बात मैंने यहाँ पे की है। तो दोस्तों ये रहा आपका हरिद्वार यात्रा का एक संपूर्ण वर्णन। इसके बाद दोस्तों यदि आपको कोई डाउट है या फिर अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मेरे इंस्टाग्राम यात्राबस आईडी में विजिट कीजिए। डेफिनेटली आपको मेरे द्वारा या मेरी टीम के द्वारा आपको रिप्लाई दिया जाएगा। यदि आप कोई पैकेज लेना चाहते हैं या इंक्वायरी करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहां जाके आप कॉल करके आप जो भी अपना पैकेज लेना चाहते हैं और आप किसी दूसरे वीडियो में खो जाए इससे पहले आप मेरे चैनल यात्राबस को सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो दोस्तों फिलहाल इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नई यात्रा के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। हर हर गंगे आपकी यात्रा सफल, सुखद एवं मंगलमय हो।